नाउ लेकिन ये सेक्शन ऑर्डर का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसको कभी रैंडम मत रखना कि कोई भी टॉपिक उठाया, से मान लो अपील स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग सीपीसी स्टार्ट करते हैं, सीधा मैं तुम लोग को फर्स्ट अपील नहीं पढ़ा सकता। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरी सीपीसी को अरेंज करना पड़ता है, जैसे कि हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन, ठीक है। और कैसे रन करता है, सबसे पहले प्लेंटिफ आता है और अपनी प्लेंट फाइल करता है, उस तरह से हमारा सूट स्टार्ट होता है। फिर हम लोग ऑपोजिट पार्टी के ऊपर क्या करते हैं, समन सर्व कर देते हैं। फिर हाँ, जो डिफेंडेंट है वो अपना रिप्लाई फाइल करता है, उसको कहते हैं हम लोग रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को बोलती है अपीयर होने के लिए, और फिर उनका ओरल एग्जामिनेशन करती है। उसके बाद कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करती है। फिर कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करती है और ट्रायल के एंड में जजमेंट एंड डिक्री पास होती है, ठीक है। लेकिन डिक्री पास होना ही सूट का एंड नहीं होता, बिकॉज विनिंग पार्टी को चाहिए डिक्री का एग्जीक्यूशन, लूजिंग पार्टी को चाहिए अपील रिव्यू या रिवीजन, ठीक है। ये हो गया एक ऑर्डनरी सूट कैसे रन करता है, ठीक है। देखो हम लोगों ने अभी तक दो चीजें की है, एक सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरा एक ऑर्डनरी सूट रन कैसे करता है। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है समन्स में, सपोज इसको होना चाहिए, देखो समन्स का तुम लोग को याद हो, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, सेक्शन 2732 ऑर्डर 5, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, सेक्शन 27 से 32 और रेड विथ ऑर्डर 5। ऐसे ही प्लेंट में सेक्शन 26 रेड विथ ऑर्डर 4, ठीक है। ऐसे एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 36 से 74 रेड विथ और 21, ठीक है। तो जैसे यहां पर किया था एग्जीक्यूशन में, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, जजमेंट एंड डिक्री दिस इज सेक्शन 33 रेड विथ ऑर्डर 20, ठीक है। अपील दिस इज सेक्शन 96 to 99 रेड विथ ऑर्डर 41। रिव्यू इज सेक्शन 114 रेड विथ ऑर्डर 47, ठीक है। देखो ये सारा कुछ अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर लिखा था, रिव्यू, ठीक है, अपील्स सारा लिखा हुआ था, ठीक है। सो और रिवीजन इज सेक्शन 115। अब हमारा रिटन स्टेटमेंट है ऑर्डर 8 में, ठीक है। अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन दिस इज ऑर्डर 9 and 10। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज अंडर ऑर्डर 14 एंड द ट्रायल इज अंडर ऑर्डर 18, ठीक है। सो देखो सीपीसी को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें, सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना है, और वो इस टाइमलाइन पे हो, तब हम लोगों को सीपीसी पढ़ने में इजी रहेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग टॉपिक पढ़ तो रहे होते हैं, वो टॉपिक भले ही समझ में आ जाए लेकिन समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। इससे क्या होता है, पूरे सीपीसी को एक डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। चलो अब आज हम लोग क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं करेंगे, मैं तुम लोगों को इसी टाइमलाइन का ओवरव्यू दूंगा, एक एक स्टेप करके हम लोग डिटेल में करते हैं इसको, ठीक है। चलो वी स्टार्ट विथ प्लेट। चलो सो टू स्टार्ट अ सूट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्लेंटिव जाता है कोर्ट और अपनी प्लेंट को फाइल करता है, दैट्स हाउ अ सूट स्टार्ट्स, ठीक है। अब प्लेंट में हम लोग क्या क्या चीजें लिखेंगे बताओ, क्या लिखते हैं प्लेंट में, बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेस उसका, हाँ ठीक है बिल्कुल। नहीं सेक्शन तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। जो भी तुमने बोला है सही है, लेकिन वो एक पार्ट है प्लेन का, ठीक है। क्या करोगे, कोई भी प्लेन हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो पहला वाला पार्ट होता है हमारा फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, ठीक है। जैसे प्लेंटिफ का नेम, एज, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर उसका एड्रेस रहेगा। ऐसा ही डिफेंड का भी नेम, एज, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो हम लोगों को प्रॉपर्टी का भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी एक हाउस है तो हम लोग को उस हाउस का एड्रेस बताना है, हाउस नंबर और प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, इवन खसरा नंबर अगर तुम लोगों ने सुना हो, वो सारी इंफॉर्मेशन चल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो वो हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है।
कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिकली द रीजन फॉर द फाइलिंग ऑफ द सूट, ठीक है? कॉज इज द रीजन एंड द एक्शन इज द फाइलिंग ऑफ द सूट, ठीक है? तो कॉज ऑफ एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो है, दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा होता है टेक्निकल प्लीडिंग्स। टेक्निकल प्लीडिंग्स जैसे कि लिमिटेशन या फिर ज्यूरिसडिक्शन या फिर वैल्यूएशन, ठीक है? देखो, मान लो कि हमारे फैक्ट्स में सारा कुछ ठीक है हमारे पास, लेकिन अगर सूट लिमिटेशन पीरियड के बाहर है तो कोर्ट क्या हियरिंग करेगी उसकी? नहीं, कोर्ट वही बोल देगी सूट इज नॉट मेंटेनेबल और वही रिजेक्ट कर देगी। तो हम लोग को शो करना पड़ता है द सूट इज विद इन द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है? अब मान लो कि लिमिटेशन में भी है, बट सूट फाइल होना चाहिए था मुंबई में और हम लोग फाइल कर रहे हैं गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी कोर्ट क्या बोलेगी? आई डोंट हैव जुरिस्डिक्शन। तो वो भी शो करना पड़ेगा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो देखो, टेक्निकल प्लीडिंग जो होती है दे आर रिलेटेड टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, कि ये सूट जो है वो मेंटेनेबल है भी या नहीं है, ठीक है? इसकी हियरिंग होगी भी या नहीं होगी। एंड लास्ट पार्ट क्या होता है बताओ? क्या चाहिए कोर्ट से? रिलीफ। वेरी गुड। और रिलीफ को हम लोग किस नाम से बोलते हैं प्लेंट में? रिलीफ को हम लोग बोलते हैं प्रेयर। अगर देखोगे प्लेंट में एंड में प्रेयर क्लॉज होता है, ठीक है? और प्रेयर में हम लोग क्या करते हैं? रेमेडी मांगते हैं। वी सीक द रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है? तो जो भी हमारा रीजन था, जैसे मान लो कि मेरे पैसे किसी ने लिए हैं वो वापस नहीं कर रहा, दैट्स माय कॉज ऑफ एक्शन, मैंने उसी वजह से सूट फाइल किया है। और मेरी रेमेडी क्या है? वो पैसे वापस दिलवा दीजिए विथ इंटरेस्ट, ठीक है? दैट्स माय रिलीफ फॉर द प्रेयर, ठीक है? सो याद रखना कि प्लेंट इज द डॉक्यूमेंट विच स्टार्ट्स द सूट और इट कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है? चलो, राइट। अब ये हो गया हमारा सूट स्टार्ट करना, ठीक है? सूट स्टार्ट तो कर दिया, बट ऑपोजिट पार्टी को आप इन्फॉर्म करोगे कि आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल हुआ है, ठीक है? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी को भी तो बताना पड़ेगा ना कि आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। अगर तुम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा हो, उसमें ऑपोजिट पार्टी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो कैसे देते हो? समन्स सर्व करके या नोटिस सर्व करके, ठीक है? तो सेकंड स्टेप जो है हमारा, चलो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया प्लेंट, सेकंड स्टेप है हमारा समन्स, ठीक है? समन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज टू फुलफिल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है? अब देखो, समन्स में हम लोग समन्स किसके ऊपर सर्व करते हैं? वी सर्व द समन्स अपॉन द डिफेंडेंट। जो भी डिफेंडेंट है हम लोग उसके ऊपर वो समन्स सर्व करते हैं हमेशा, ठीक है? अब समन्स में हम लोग को क्या ध्यान रखना होता है? पहला कि कौन सर्व करेगा समन्स, ठीक है? और दूसरा किसके ऊपर होगा सर्व समन्स, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं कि डिफेंडेंट मिल ही जाए हम लोगों को, ठीक है? तो पहला, हु सर्व्स द समन्स? कौन करता है बताओ? हु सर्व द समन्स? प्लेंटिफ कर सकता है बट जरूरी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस किसे फॉलो करना है? कोर्ट को करना है। प्लेंटिफ तो चाहेगा कि ना ही आए तो अच्छा है, मेरा सूट ऐसे ही हियरिंग हो जाए, लेकिन कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये फुलफिल करेगी। तो हु सर्व्स? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द कोर्ट, ठीक है? लेकिन इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि कोर्ट को पता रहे कि डिफेंडेंट कहां है, ठीक है? लेकिन किसे पता रहेगा? प्लेंटिफ को पता रहेगा कि डिफेंड अभी कहां मिलेगा, ठीक है? तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की है, बट कई बार कोर्ट क्या करती है? प्लेंटिफ से कहती है पहले आप ट्राई करो, अगर आप नहीं सर्व कर पाए तब हम करेंगे, ठीक है? अगर प्लेंटिफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है समन्स सर्व करने की, उसे हम लोग कहते हैं दस्ती समन्स, ठीक है? सो उसे हम लोग कहेंगे दस्ती समन्स। बाय हैंड जो सबमिशन होता है उसे हम लोग दस्ती समन्स कहते हैं, ठीक है? अब देखो, कोर्ट जो है, जब कोर्ट समन्स सर्व कर रही है, कोर्ट कैन यूज मेनी मेथड्स, ठीक है? देखो, कोर्ट जो है, अच्छा तुम लोग बताओ कैसे सर्व कर सकती है समन्स? समन्स सर्व करने के तरीके कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय पोस्ट, ओके। और बताओ, स्पीड पोस्ट कह सकते हैं वैसे तो, और कुरियर सर्विस, और ईमेल व्हाट्सएप कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
ईमेल व्हाट्सएप के साथ कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं तो। ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बना रखे हैं बट एमपी हाई कोर्ट ने नहीं बना रखे, ठीक है। हाँ, बट ईमेल व्हाट्सएप से भी हो सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के रूल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो, ठीक है। और एक और होता है हमारा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीएडी। सो देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच a summons is served by the court. It can be by speed post, by courier services, it can by email, WhatsApp, even registered post acknowledgement due. ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। So these are the service methods. अब क्वेश्चन ये होता है, ये तो हमारा था कि who serves, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया how, कैसे सर्व करता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है अपॉन whom, किसके ऊपर सर्व करती है, किसके ऊपर सर्व करेंगे। जनरल रूल क्या है, आपको सर्व करना है किसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर। बट अगर डिफेंडेंट नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर। देखो एक बात याद रखना, जनरल रूल इज डिफेंडेंट पर्सनली, उसके ऊपर सर्व करोगे। लेकिन डिफेंडेंट पर्सनली की भी डिफरेंट मीनिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिफेंडेंट का अगर कोई मैनेजर है, आप उसके ऊपर भी सर्व कर सकते हो। डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी का जो केयर टेकर है, उसके ऊपर भी कर सकते हो। और ऑब्वियसली डिफेंडेंट के ऊपर पर्सनली तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो डिफेंडेंट पर्सनली की तीन मीनिंग होती है, डिफेंडेंट के ऊपर, या फिर उसके मैनेजर के ऊपर, या फिर उसके प्रॉपर्टी केयर टेकर है उसके ऊपर भी सर्व कर दोगे तो वो हम लोग डिफेंडेंट के ऊपर ही मान लेते हैं उसे, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता, मतलब डिफेंडेंट पर्सनली भी नहीं मिला, मैनेजर भी नहीं मिला, और प्रॉपर्टी का केयर टेकर भी नहीं मिला, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट देखो, दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं डिफेंडेंट की फैमिली के ऊपर सर्व करना, ठीक है। This is rule 15. This is upon the defendant's family, ठीक है। जो भी उसके साथ मेंबर रिजाइडिंग है हम लोग उसके ऊपर ट्राई करेंगे। बस गाइडलाइन ये है, दैट पर्सन मस्ट बी एन एडल्ट, ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए, दैट इज इट। तो डिफेंडेंट की फैमिली पे करते हैं। अगर डिफेंडेंट की फैमिली भी नहीं मिलती तब क्या करेंगे हम लोग, उसकी प्रॉपर्टी के बाहर ही हम लोग चिपका के आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज जिसको हम लोग कहते हैं एफिक्सेशन, affixation on defendant's property, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं डिफेंड के ऊपर पर्सनली, मैनेजर के ऊपर या केयरटेकर के ऊपर। अगर नहीं मिला तो डिफेंड की फैमिली के ऊपर ट्राई करेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो डिफेंड की प्रॉपर्टी पर हम लोग उसे चिपका के आ जाएंगे, इसको कहते हैं चस्पा कर देना, ठीक है। और अगर डिफेंड की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती हम लोगों को तब क्या करेंगे हम लोग, एनीवन। मान लो कि ये भी ट्राई किया नहीं हुआ, ये भी ट्राई किया नहीं हुआ, ये भी ट्राई किया उसका घर भी नहीं मिला, आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। द फोर्थ वन इज न्यूज़पेपर एड, ठीक है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ठीक है। ये रूल 20 है एक्चुअली ऑर्डर 5 का, ठीक है। सो याद रखना कि समन्स में हम लोगों को तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, कौन सर्व करता है, कोर्ट या प्लेंटिफ दोनों में से कोई भी कर सकता है। कैसे करता है, बाय स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस वगैरह हम सब लोग यूज कर सकते हैं। किसके ऊपर सर्व करेंगे, जनरल रूल है कि डिफेंड के ऊपर पर्सनली। अगर वो नहीं मिलता तो उसके मैनेजर या प्रॉपर्टी केयर टेकर पे भी कर सकते हैं। वो नहीं मिलता तो डिफेंड की फैमिली के ऊपर करते हैं। वो भी नहीं मिला तो डिफेंड की प्रॉपर्टी पे चिपका के आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं होता तो न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज द सेकेंड स्टेप विच इज समन्स, ठीक है। न्यूज़पेपर ऐड में हम लोग मान लेंगे उसके ऊपर चला गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि एवरीवन रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो, सो ये था हमारा सेकंड स्टेप विच इज समन्स। प्लेंट फाइल हो गई, समन्स सर्व हो गए। अब डिफरेंट क्या करेगा, अपना रिप्लाई फाइल करेगा विच इज द रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल रचना। सो हमारा थर्ड स्टेप है रिटन स्टेटमेंट। क्या होता है रिटन स्टेटमेंट, बताओ। क्या नाम है तुम्हारा, देव, तुम्हारा मयंक, बताओ रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो डिफाइन तो नहीं है सीपीसी में, तो डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं। अपने अंडरस्टैंडिंग से बताओ क्या होता है। हाँ, डिफरेंट का जवाब किसके एलिगेशन पे, प्लेंट में जो एलिगेशन लगी है उनका रिप्लाई इज अ डब्ल्यूएस, ठीक है। सो रिटन स्टेटमेंट इज अ written submission of the defendant where he makes a reply to the allegations made in the plaint, ठीक है। बट
ये हाफ है डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि रिप्लाई तो वो कर सकता है, लेकिन वो अपने नए पॉइंट भी रेज कर सकता है। ठीक है, देखो, रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा रिप्लाई टू द प्लेंट, जो भी प्लेंट में एलिगेशन लगाया गया है उसका रिप्लाई। लेकिन दूसरा हमारा होता है न्यू पॉइंट्स या न्यू ग्राउंड से कहते हैं। अब जब भी एलिगेशन का आप रिप्लाई करते हो तो बेसिकली दो तरीके से करते हो, लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है। पहला होता है हमारा डिनायल। जो भी एलिगेशन लगा है आप उसको डिनाई कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने कभी भी डब्ल्यूएस पढ़ी होगी तो लिखा होगा द डिफेंडेंट डिनाइज, द डिफेंडेंट डिनाइज। ठीक है, पहला तरीका होता है डिनायल। दूसरा हमारा होता है एडमिशन। जो भी एलिगेशन लगी है उसको एडमिट कर लिया आपने। ठीक है, तो एक डिनायल होता है और एक एडमिशन। जनरल रूल हम लोग देखते हैं यही होता है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है। क्या होता है तीसरा तरीका? हो सकता है आपने कोई रिप्लाई ना दिया हो, आपने ना ही डिनाई किया है ना ही एडमिट किया है, आप साइलेंट रह गए हो वहां पर। ठीक है, सो देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ नो रिप्लाई, लेकिन नो रिप्लाई इज डीम्ड एडमिशन। उसको एडमिशन मान लिया जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट कुछ कहा जा रहा है और आप रिप्लाई नहीं करते हो तो मतलब आप इंप्लाइडली उसे एडमिट कर ले रहे हो। ठीक है, सो नो रिप्लाई इज डीम्ड एडमिशन। ठीक है, सो सपोज कि वाइफ ने अपनी प्लेंट में लिखा था कि हस्बैंड ने मुझे मिसट्रीट किया है और मुझे मेंटेनेंस चाहिए। ये वाइफ का एलिगेशन है। अब हस्बैंड इसे जब रिप्लाई करेगा तो हो सकता है उसे डिनाई करे, बोले कि नहीं मैंने मिसट्रीट नहीं किया और मैं मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूं। या फिर वो इसे एडमिट भी कर सकता है कि हाँ मैंने मिसट्रीट किया था और मैं मेंटेनेंस पे करने को रेडी हूं। ठीक है, अगर कोई रिप्लाई नहीं करता इट विल बी डीम्ड एज एडमिशन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डब्ल्यूएस व्हिच इज द रिप्लाई टू द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट। लेकिन साइलेंट कैसे? आपने उस पॉइंट को रिप्लाई ही नहीं किया। मतलब वो पॉइंट आपके डब्ल्यूएस में मेंशन ही नहीं है, तो उसको हम लोग एडमिशन मान लेते हैं। ठीक है, चलो न्यू पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? न्यू पॉइंट्स एक डब्ल्यूएस में न्यू पॉइंट्स क्या हो सकते हैं बताओ? ओके, ठीक है, और उससे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हो? तो बात तुम्हारी सही है लेकिन बहुत वेग है, थोड़ा सा प्रिसाइजली बताओ। प्रिसाइजली नहीं, चलो तो ठीक है। देखो, जब भी हम लोग न्यू पॉइंट्स की बात करेंगे इसको भी हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सेट ऑफ। याद रखना कि सेट ऑफ प्लेट में नहीं आता। सेट ऑफ पहली बार कब आता है? डब्ल्यूएस में ही आता है। प्लेट में तो कहीं मेंशन नहीं था सेट ऑफ, लेकिन पहली बार कहाँ आया नया पॉइंट? डब्ल्यूएस में। ठीक है, दूसरा हमारा होता है काउंटर क्लेम। ठीक है, काउंटर क्लेम भी हमारे प्लेन में नहीं आता, कहीं सीधा कहां पर आता है? डब्ल्यूएस में आता है, पहली बार आता है। और तुम्हारा जो पॉइंट था उसको हम लोग कहते हैं अदर पॉइंट्स। ठीक है, देखो अदर पॉइंट्स में कैसी चीजें आती हैं जो कि बताती है कि कैसे सूट मेंटेनेबल नहीं है। जैसे मान लो यहां पर वो रेस कर देता है पॉइंट रेस जुडिकेटा का कि दिस सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। अब प्लेंट में तो कहीं नहीं बोलेगा ना, प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करके नहीं बोलेगा कि मेरा सूट रेस जुडिकेटा से बार्ड है। वो कौन रेस करता है? डिफेंडेंट रेस करता है हमेशा। ठीक है, सो याद रखना कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिप्लाई जो प्लेन में आया है उसका, और जो न्यू पॉइंट्स है वो। ठीक है, देखो सर लैंडलॉर्ड जो है अगर अपने टेनेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है कि मेरा रेंट नहीं दे रहा है ये, वो अपनी चीज तो बोलेगा, लेकिन टेनेंट जब अपना फाइल करेगा तो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं डिनाई करता हूं कि मैं आपको रेंट ओ करता हूं, लेकिन अगर आपको चाहिए रेंट तो मैंने जो रिपेयर कराया था वो मुझे वो सेट ऑफ करना है। ठीक है, लैंडलॉर्ड कह रहा है मुझे रेंट चाहिए, टेनेंट कह रहा है ठीक है फिर मुझे अपना जो रिपेयर चाहिए था वो चाहिए था। दैट इज सेट ऑफ। देखना ये प्लेंट में नहीं आया था, ये कहां पर आया था? डब्ल्यूएस में आया था हमेशा। ठीक है, सो याद रखना कि WS is not merely a right to the element in the plaint, it can also raise new grounds. ठीक है, चलो, तो this was our third step. हाँ, सो प्लेंट फाइल हो गई, समन सर्व कर दिया, डिफेंडेंट ने अपना रिप्लाई भी फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। दिस इज अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन कैसा होता है? दिस इज एन
ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो क्या होगा यहां पर बताओ, नाम में एकदम एक्चुअली क्लियर है, लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ। दोनों पार्टी से बोला जाएगा अपीयर होने के लिए, और कोर्ट उनका ओरल एग्जामिनेशन करेगी, उनसे ओरली क्वेश्चंस पूछती है। अब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, बताओ। देखो, कई बार क्या होगा कि जो लैंग्वेज यूज की गई है प्लेट में और डब्ल्यूएस में, पार्टीज उसे कोई और मीनिंग देना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट को कोई और मीनिंग समझ में आ रही है, तो कोर्ट को चाहिए क्लैरिफिकेशन कि आपका यहां पर क्या मतलब था, ठीक है। और वो कैसे होगा, ओरल एग्जामिनेशन से, और ओरल एग्जामिनेशन बिना अपीयरेंस के नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला पर्पस है हमारा क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन हो गया, लेकिन एक और पर्पस है इसका, दूसरा पर्पस क्या है बताओ मयंक, एक और पर्पस है इसका। नहीं, ट्रायल नहीं हुआ बेटा, ट्रायल तो अभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुआ नहीं, तो अभी ट्रायल कैसे होगा। ऑर्डर श्योर है, और ऑर्डर 10 पढ़ना बेटा एक बार, रूल 2 उसका, बताओ क्या होगा पर्पस एक और। अरे गेस करो बेटा, गलत आंसर दोगे क्या हो जाएगा। तुम्हें सीपीसी नहीं आता तभी तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, अगर आता होता तो फिर यहाँ क्यों होते, बताओ। देखो, कोर्ट यहां पर जब क्लैरिफिकेशन ले लेती है, तब एक चीज और देखती है कि क्या इनके बीच में एडीआर पॉसिबल है या नहीं है, क्या आर्बिट्रेशन पॉसिबल है, क्या कॉन्सिलेशन पॉसिबल है, या मीडिएशन पॉसिबल है। जो हस्बैंड वाइफ वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, वहां पर ट्रायल करने से अच्छा है कि इनके बीच में मीडिएशन हो जाए, अगर इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन रहेगा। तो कोर्ट यहां पर देखती है, इज एडीआर पॉसिबल, ठीक है। सो अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन का दो पर्पस होता है, फर्स्ट इज क्लैरिफिकेशन कि क्या भाई आपके बीच में एक्चुअल इश्यूज क्या है, और दूसरा कि क्या इनके बीच में एडीआर पॉसिबल है या नहीं है, आर्बिट्रेशन हो, कॉन्सिलेशन हो, मीडिएशन हो। तो सुना होगा तुम लोगों ने एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। सो कोर्ट को भी देखना पड़ता है कि भाई पॉसिबल है या नहीं है। और 10 का जब रूल 1A पढ़ोगे वहां पर क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब देखो, जब कोर्ट ने, देखो हम लोग कौन सा स्टेज पे पहुंचे, अभी स्टेप नंबर 4 पे है। प्लेन फाइल हुई, समन सर्व हुआ, डब्ल्यूएस भी फाइल हो गई। कोर्ट ने दोनों को बुला करके एग्जामिनेशन भी कर लिया, पूछ लिया कि भाई आपको, आप क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट देख लेती कि कहीं इनके बीच में कोई और तरीका पॉसिबल है, अगर नहीं होता तब कहती है ओके चलो हम लोग इश्यूज फ्रेम करते हैं, ठीक है। अब बताओ, नेक्स्ट हम लोग को चल रहे हैं स्टेप नंबर 5 होगा हमारा ये, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ठीक है। स्टेप नंबर 5 इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अच्छा देव, हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, इशू, डेली लाइफ में इशू बन गया है, इशू बना दिया है, लेकिन सीपीसी में वो मीनिंग नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। डेली लाइफ में इशू का मतलब क्या होता है, सीपीसी की तो मीनिंग मैं बता दूंगा, डेली लाइफ में इशू का मतलब क्या होगा, वहां किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। यहां पर भी वैसा ही कुछ, बट डिफरेंट रहेगा फिर भी, ठीक है। इशू इन सीपीसी, ठीक है, ध्यान से सुनना इसे। देखो, एक एग्जांपल समझो, सपोज एक पर्सन है एम, ये एक स्टेटमेंट बोलता है, कहता है दिस इज माय कार, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो एक एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, एक एफर्मेशन है या एक एलिगेशन है दैट दिस इज माय कार, ठीक है। जो दूसरी पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी एन, वो एक स्टेटमेंट बोलती है, और वो बोलती है दिस इज नॉट योर कार। ये क्या कर रहा है, ये डिनाई कर रहा है इसे, ठीक है, ही इज डिनाइंग इट, ठीक है। एम ने एक स्टेटमेंट बोली, एक एलिगेशन लगाया कि ये मेरी कार है, एन उस चीज को डिनाई करता है कि ये तुम्हारी कार नहीं है, ठीक है। अब इस एलिगेशन और डिनायल के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वेदर द कार बिलोंग्स टू एम, क्या ये कार एम की है या नहीं है, राइट। एम बोल रहा है मेरी कार है, एन कह रहा है तुम्हारी कार नहीं, तो क्या ये कार एम की है या नहीं है, दैट विल बी द इशू, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया है इसे हम लोग इशू कहते हैं, ध्यान सुनना। व्हेन वन पार्टी alleges and the other party denies, that's when an issue arises, ठीक है। issues arise
ऑर्डर 14 रूल 1 कहता है इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, तभी इश्यू अराइज होगा इनके बीच में, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसने एडमिट कर लिया, ठीक है, इसने एलेज किया और इसने एडमिट कर लिया, क्या इनके बीच में ये वाला क्वेश्चन फ्रेम होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? तो उसने मान लिया, मैंने एलेज किया, सामने वाले ने मान लिया, देयर विल बी नो इश्यू, ठीक है। तो इश्यू के लिए क्या जरूरी है? सामने वाली पार्टी का डिनाई करना जरूरी है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं। जो हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, वाइफ का क्या एलिगेशन था? हस्बैंड ने मुझे मिसट्रीट किया है और मुझे मेंटेनेंस चाहिए, वो है वाइफ का एलिगेशन। हस्बैंड जो है वो डिनाई करता, कहता है मैंने मिसट्रीट नहीं किया और मैं मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा हूं। इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में दो इश्यूज आएंगे। पहला, वेदर द हस्बैंड हैज मिसट्रीटेड द वाइफ, पहला। दूसरा, वेदर द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस, दो होगा। लेकिन ये कब? जब हस्बैंड डिनाई कर रहा है। अगर हस्बैंड ने एडमिट कर लिया, ये क्वेश्चन फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई इश्यू ही नहीं है उनके बीच में, ठीक है। देखो, और इश्यू फ्रेमिंग जरूरी क्यों होता है? ट्रायल में हम लोग कर क्या रहे होते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। इश्यू फ्रेमिंग के तुरंत बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है? ट्रायल, ठीक है। और ट्रायल में क्या होगा? एम अपने एलिगेशंस के फेवर में एविडेंस देगा, एन अपने एलिगेशंस के फेवर में एविडेंस देगा, ठीक है। एंड दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज आर material proposition of fact alleged by one party and denied by the other. अब issues भी दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये है issue of fact, यहां पर M ओनर है या नहीं, that's an issue of fact। लेकिन issue of law भी बन सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर M कह रहा है suit is within the limitation period, ठीक है। लेकिन N ने अपने डिनायल में लिखा suit is not within the limitation period। एक एलिगेशन लगा कि लिमिटेशन में है, एक डिनायल हुआ कि लिमिटेशन में नहीं है। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे? Whether the suit is barred by limitation or not, ठीक है। सो याद रखना, हम लोग को क्या ध्यान रखना है? एलिगेशन होना चाहिए और डिनायल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही चीज हम लोगों ने यहां पर भी देखी थी। प्लेंट में एलिगेशन लगता है, डब्ल्यूएस में डिनायल होता है। कोर्ट दोनों को बुला करके क्लैरिफाई कर लेती है कि आपका एलिगेशन और डिनायल यही है। तब हम लोग जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे, और जब इश्यू फ्रेम कर लिया है तब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ट्रायल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं ट्रायल पे। चलो स्टेप नंबर कौन सा है ये? एक मिनट, 6 होगा। चलो नंबर 6 है हमारा ट्रायल। चलो 6 इज द ट्रायल, ठीक है। देखो, ऑल्दो कि ट्रायल एक स्टेज है इस पूरे सूट की प्रोसीडिंग में, लेकिन ट्रायल के भी अपने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। देखो ट्रायल में सबसे पहले क्या होता है? एज अ जनरल रूल पहले प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस देता है, ठीक है। पहले, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले किसके पास आता है? प्लेंटिफ के पास आता है। ही हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ बिकॉज वो आया था कोर्ट के पास एलेज करने के लिए। और बर्डन ऑफ प्रूफ का जो बेसिक प्रिंसिपल है, द वन हु अलेजेस इट मस्ट प्रूव इट। आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ है तो प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा हुआ है। तो प्लेंटिफ ने कहा था या वाइफ ने कहा था कि ऐसा हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? वाइफ के ऊपर, ठीक है। सो प्लेंटिफ एविडेंसेस। अब एविडेंसेस जो होते हैं इसके कितने तरीके के हो सकते हैं? एविडेंसेस बताओ, कितने टाइप के एविडेंसेस होते हैं? वेल ठीक है वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम कुछ और बता रहे हो, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। देखो दो टाइप के होंगे, ओरल एविडेंसेस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। तो ओरल एविडेंसेस और हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब तो यहां पर आएगा प्राइमरी हो या सेकेंडरी। ऐसे ओरल एविडेंस अगर कोई विटनेस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी। एक तीसरा भी होता है बट उसका सिविल में बहुत कम काम होता है, दैट इज अ रियल एविडेंस और मटेरियल एविडेंस। जैसे अगर कोई नाइफ है, मर्डर वेपन जो था, दैट्स आल्सो एन एविडेंस, बट वो ना ही ओरल में है ना ही डॉक्यूमेंट्री में, दैट्स अ मटेरियल एविडेंस, ठीक है, या रियल एविडेंस में आता है। हाँ बिल्कुल, सिविल में उसका काम बहुत कम होता है, ठीक है, बट फिर भी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही काउंट किया जाता है। सेक्शन 2 ऑफ बीएसए पढ़ोगे तो डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी काउंट किया जाता है, श्योर है, ठीक है। उसको अलग से नहीं देखते हम लोग, ठीक है। सो
पहले क्या होगा, प्लेंटिफ अपना एविडेंस दे। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्लेंटिफ। ठीक है, जब प्लेंटिफ के एविडेंस से कोर्ट कन्विंस्ड हो जाती है कि उसने अपना एविडेंस अच्छे से प्रूफ कर दिया है, तब कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि क्या मुझे डिफेंडेंट के पास जाना है या नहीं, उसका एविडेंस मुझे देखना है या नहीं। ठीक है, सो द कोर्ट डिसाइड्स कि क्या प्लेंटिफ ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ हैज डिस्चार्ज, तब हम लोग जाते हैं द नेक्स्ट स्टेज विच इज डिफेंडेंट्स एविडेंसेस। ठीक है, याद रखना, ये जो कोर्ट डिसाइड करती है कि दूसरी पार्टी को एविडेंस देना है, इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, या फिर इसको एविडेंस एक्ट में कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब डिफेंडेंट भी क्या करेगा, सेम चीज, वो भी अपने ओरल एविडेंसेस देगा या फिर अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जब ओरल एविडेंस है, कोई विटनेस आ रहा है, विटनेस को हम लोग 3 स्टेज में एग्जामिन करते हैं। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर री एग्जामिनेशन होता है। हर एक विटनेस का ये 3 स्टेज जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस देखो, ये है तो एक स्टेज, सिविल प्रोसीडिंग में ट्रायल इज 1 स्टेज, लेकिन उसके भी अपने स्टेजेस होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा तो था सिर्फ ट्रायल, बट इसके अपने स्टेजेस होते हैं। ठीक है, और जब दोनों पार्टीज ने अपने एविडेंसेस वगैरह दे दिए हैं, तो एंड में क्या होता है, देयर आर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दोनों के काउंसिल जो है यहां पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, दोनों पार्टीज अपना अपना केस पूरा समराइज कर देती हैं। ठीक है, सो बोथ पार्टीज समराइज देयर केस। ठीक है, पार्टीज ने अब अपना काम कर दिया है, प्लेंटिफ ने भी डिफेंडेंट ने भी अपना काम कर दिया है। अब काम किसका बचा है, अब काम बचा है कोर्ट का। ठीक है, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट जब हो जाते हैं, तो उसके बाद कोर्ट बोलती है द वर्डिक्ट हैज बीन रिजर्व्ड। ठीक है, अब 1 महीने बाद इसका डिसीजन आएगा, एंड द डिसीजन इज नोन एज अ जजमेंट विच इज फॉलोड बाय अ डिक्री। ठीक है, चलो ये होगा हमारा नंबर 7। चलो, नंबर 7 इज जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है, अब देखो, ऑफन हम लोग कहते हैं कि दे आर द सेम थिंग, बट एक्चुअली ये सेम नहीं होती है। रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, बट सेम नहीं होती है। ठीक है, जजमेंट क्या होती है, जजमेंट इज द इंटायर समरी ऑफ द केस, इंटायर समरी ऑफ द केस। जजमेंट्स के भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कोर्ट क्या बोलती है, दिखाती है कि केस की समरी क्या है, दोनों पार्टीज के अपने, प्लेंटिफ का ये कंटेंशन था, डिफेंडेंट का ये था। ठीक है, उसके बाद कोर्ट लिखती है एडमिटेड फैक्ट्स। ठीक है, फिर कोर्ट जाती है अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, फिर मार्शलिंग। ठीक है, और फिर कोर्ट अपना डिसीजन देती है विच इज एक्चुअली अ रीजन्ड डिसीजन। ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है और मुझे क्यों लगता है कि सही है। यहां पर एविडेंस को इवैल्यूएट करने के बाद कोर्ट बताते हैं कि मुझे किसका एविडेंस ज्यादा रिलायबल लगा है यहां पर। ठीक है, दिस इज अ बेसिक समरी ऑफ अ जजमेंट। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि कोर्ट का सिर्फ ये बोल देना सफिशिएंट नहीं होता। तुम लोगों ने सुना होगा शायद कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। ठीक है, तो सिर्फ जजमेंट देना सफिशिएंट नहीं है, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जजमेंट को इन्फोर्स भी करना है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर मान लो कि मैं जज हूं और मैंने बोल दिया कि देव तुम जो है मयंक से पैसे ले लेना,
₹50 लाख ले लेना, ठीक है। और मैंने बता दिया कि तुम लोगों ने कैसे स्टार्ट हुई थी, लड़ाई स्टार्ट हुई थी, एविडेंस कैसे किसने दिया है, सब बता दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मयंक तुम्हें उतने पैसे दे दे, ठीक है। हाँ, तो मैं बोलूंगा ₹50 लाख प्लस 6% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। देखो, जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस क्या होता है? जजमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द डिसीजन, ठीक है। डिक्री इज द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट। याद रखना कि जजमेंट को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता या इन्फोर्स नहीं कराया जाता। किसको इन्फोर्स करते हैं हम लोग? डिक्री को करते हैं हमेशा। और जजमेंट और डिक्री में 15 दिन का गैप होता है, 15 दिन बाद डिक्री आती है। बिकॉज ये कैलकुलेशन, मैंने तो इजी वाला एग्जांपल लिया है, ये कैलकुलेशन एक्चुअली काफी टफ होती है, ठीक है। सो जो हमारा एंड के स्टेजेस पे जब हम लोग जो आते हैं, तो कोर्ट मस्ट गिव अ जजमेंट विच इज फॉलोड बाय अ डिक्री, ठीक है। और जब डिक्री पास हो गई है, सपोज जो हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल ले रहे थे, मान लो कि कोर्ट ने बोला है कि यस, हस्बैंड ने वाइफ को मिसट्रीट किया था और वाइफ को इतना मेंटेनेंस मैं अवार्ड करता हूं, दैट्स डिक्री, ठीक है। अब वाइफ के फेवर में आ गया है। विनिंग पार्टी क्या चाहेगी? डिक्री को तुरंत एग्जीक्यूट कराओ। लेकिन लूजिंग पार्टी जो है, हस्बैंड जो है, वो क्या करेगा? तुरंत अपील में जाना चाहेगा, ठीक है। इसीलिए डिक्री का पास होना सूट का एंड नहीं होता। एक पार्टी जाएगी एग्जीक्यूशन में और दूसरी पार्टी जाएगी अपील में, और यू कैन गो इनटू रिव्यू, और इन सम केसेस इवन रिवीजन में भी जा सकती है वो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू यहां पर एग्जीक्यूशन और अपील का भी ले लेते हैं। देखो, एग्जीक्यूशन, ठीक है, स्टेप नंबर 8 है ये, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसका होता है? हमेशा ऑफ द डिक्री और समटाइम्स इवन ऑर्डर, ठीक है। देखो, डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है, मतलब डिक्री को एक्चुअली इन्फोर्स कराना है। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि देव तुम्हें पैसे मिलेंगे, बैंक से कैसे मिलेंगे? या तो हो सकता है वो कैश में दे, या हो सकता है वो चेक दे दे, या तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करा के रिसीट दे दे। मुझे वो पूरा प्रोसेस ओवरसी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब मान लो कि बैंक के पास पैसे नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे फिर? ठीक है, पैसे तो नहीं है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सेल करके और पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर कैश दे दिया ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी हम लोग अटैच करके सेल कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के भी मोड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मोड हमारा होता है विच इज जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मान लो कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग थी, मान लो कि मेरा घर ऑक्यूपाई कर रखा था किसी ने, तो उसका पोजीशन दिलवाना, दैट विल बी माय एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर मान लो कि मनी डिक्री थी, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, वहां पर उसमें होगा अटैचमेंट एंड और सेल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करा दो, ठीक है। थर्ड हमारा होगा अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे? उसको अरेस्ट करके डिटेन कर लेंगे, ठीक है। और नंबर 4 इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। रिसीवर इज जनरली अ केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी को ही बेच दे, ठीक है। एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है और प्रॉपर्टी को बेच दे, तो आप रिसीवर अपॉइंट करते हो जो कि देखता है कि ये प्रॉपर्टी एलिनेट ना हो, ठीक है। एंड नंबर 5 इज एनी अदर मेथड विच द कोर्ट डीम्स फिट, ठीक है। तो देयर आर मेनली 5 मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रॉपर्टी को डिलीवर करना, अटैच करके सेल कर सकते हो, या फिर बिना अटैचमेंट के सेल डायरेक्टली भी हो सकता है। ऑल्दो ऐसा कम होता है, बट हो सकता है, पॉसिबल है। अरेस्ट करके डिटेन कर देना और रिसीवर को अपॉइंट करना, या फिर एनी अदर मेथड विद द कोर्ट डीम्स फिट, ठीक है। चलो, अब ये हो गया जो डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है उसके लिए। सर, आफ्टर अरेस्ट क्या डिपार्टमेंट से? मैं समझा नहीं, श्योर। डीपीटी क्या है? डिपार्टमेंट। चलो, हाँ, एक पार्टी तो जा रही है एग्जीक्यूशन में, दूसरी पार्टी कहां जा रही है? अपील में, ठीक है। सो चलो, नंबर 9 हम लोग लेते हैं अपील, ठीक है। अब देखो, अपील के लिए, ये चूंकि पहली अपील में जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमारा जो प्रोविजन है, तुम लोग को शायद यहाँ पर देखो मैंने लिखवाया था, सेक्शन 96 to 99 एंड रेड विथ ऑर्डर 41, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने देखो लिखा था 96 to 99
ऑर्डर 41, ठीक है। अब देखो, ये जो अपील्स वाला सिस्टम है